हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा बीएमसी। देखिए क्या है कि ये जो टॉपिक है ये इलेक्ट्रिकल और सिविल और मैकेनिकल का भी, मतलब ये तीनों ब्रांच के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। देखिए ये जो सिलेबस है ये पॉलिटिकल सेकेंड सेमेस्टर का आपका नया चैप्टर है, मतलब नया जो है आपकी बुक है। उसमें जो है हम आपको बताएंगे कि आप कौन कौन से चैप्टर्स जो है इसमें स्टूडेंट्स आप पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे जो है हमने आपको जैसा बोला बी डबल डबल ई दिख रहा है आपको, बी एम डबल ई दिख रहा है, वो सिविल के लिए है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए क्या है, बी एम सी ई, जो कि आपका बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। कहने का मतलब यह है इसमें जो कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट जो है थर्मल इंजीनियरिंग के होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट जो है आपके मैकेनिकल पार्ट्स के होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट जो है सिविल पार्ट्स के आपके होंगे। कहने का मतलब यह है ये सब्जेक्ट जो है एक आपको लॉजिक देगा सोचने के लिए, इंजीनियरिंग में सोचने के लिए एक लॉजिक देगा। कहने का मतलब यह है कि आप समझेंगे कि सर गियर क्या होता है, सर जॉइंट क्या होता है, सर पिन क्या होता है, कोटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप समझोगे एज कम्पेयर टू मतलब मैकेनिकल के बिहेव में ये सारी चीज़ें आप देखोगे। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स ये भी देखोगे कि सर इस स्प्रिंग क्या है, गियर क्या है, और जो इसमें आप देखोगे लुब्रिकेंट क्या है, और जो है सिविल के पार्ट में सर आप जो देखोगे कंक्रीट क्या है, आरसीसी क्या है, ये सारी चीज़ पीसीसी क्या है, ये सारी चीज़ें पीसीसी मेरे ख्याल से नहीं है, कंक्रीट है, फाउंडेशन है, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो कि आपका सिविल का पार्ट है। तो ये जो सब्जेक्ट है बेसिक ऑफ द मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो ये आपके लिए स्टूडेंट्स एक इंस्ट्रक्शन है कि आप जो है इसको स्किप ना करिए, और जिस तरीके से बताया जा रहा है स्टूडेंट्स बिल्कुल आप सारी चीज़ें ध्यान दीजिए। यहाँ के सबसे पहले हम देखेंगे इस वाले लेक्चर में, क्योंकि कोई भी लेक्चर हो, कोई भी नया सिलेबस स्टार्ट हो, पहले हमें सिलेबस का दायरा हमें जो है देखना चाहिए कि हमारा सिलेबस जो है क्या क्या है और उसमें हमें क्या क्या देखना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट जो है आप लिख सकते हो आपके सिलेबस में जो है जो मैकेनिकल पार्ट है आप उसमें लिखोगे क्या कि यहाँ पे आपको थर्मल इंजीनियरिंग पहले देखने को मिलेगा, फिर मशीन कंपोनेंट है। पहला पार्ट जो है तो वह क्या है, थर्मल इंजीनियरिंग। ये आपका बीएमसी है, बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। इसमें पहला पार्ट जो है हम आपको पढ़ाएंगे वो क्या है, थर्मल इंजीनियरिंग के बारे में। थर्मल इंजीनियरिंग, देखिए थर्मल इंजीनियरिंग में आप देखोगे कि सोर्स ऑफ एनर्जी किसके बारे में देखोगे, सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, एंड फ्यूल एंड कंबशन के बारे में। पहला है आपका सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा है फ्यूल एंड कंबशन, मतलब ईंधन और दहन। कंबशन आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे, ईंधन एंड दहन जो आप कह सकते हो। चलिए फ्यूल एंड कंबशन के बारे में हम देखेंगे। ये आपका पहला मतलब पार्ट है मैकेनिकल पोर्शन का, थर्मल इंजीनियरिंग। अब हम देखेंगे इसके बाद जो आपका पोर्शन है वो क्या है, वो आपका है सर, वो आपका है मैकेनिकल कंपोनेंट। मैकेनिकल कंपोनेंट में जो है आप देखोगे, मैकेनिकल कंपोनेंट में इस मतलब आप ऐसे लिख लीजिए कि ए पार्ट है और ये बी पार्ट है। अब मैकेनिकल कंपोनेंट में आप क्या देखोगे, सेकेंड वाले में क्या है आपका मैकेनिकल कंपोनेंट। देखिए ये सब्जेक्ट जो है क्या होता है कि थोड़ा सा इसमें आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि ये मतलब काफ़ी डायग्राम के बेस पे है, और इसमें जो है आपके टेक्निकल वर्ड के काफ़ी कंसेप्चुअल मीनिंग्स हैं। जैसे कि अगर आप चाहे मैकेनिकल के पार्ट को देखिए चाहे सिविल के पार्ट को देखिए, ये सब आप तभी समझ पाओगे जब आपको एक परफेक्ट सीरीज के रूप में आपको सारी चीज़ें देखने को मिले, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से ये सारी चीज़ें बताए। कि मैकेनिकल कंपोनेंट में आप देखोगे सर, ये था आपका जो है हमने पहला जो कंपोनेंट बताया, ये आपका क्या था कि थर्मल इंजीनियरिंग था। सेकेंड पार्ट जो है मैकेनिकल है, मशीन कंपोनेंट। यहाँ पर मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, मशीन कंपोनेंट। क्या लिखेंगे, मशीन कंपोनेंट। कहने का मतलब ये है, इसके अंदर आ जाएगा पिन क्या है, कोटर क्या है, नकल आपके जॉइंट क्या है, जैसे नकल जॉइंट है। इसके बाद जो है इसके अंडर में आप पढ़ोगे गियर पढ़ोगे, और स्प्रिंग पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, गियर कितने टाइप्स के गियर है, स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग कितने टाइप्स के हैं, और इसमें स्टूडेंट्स देखोगे कि आप कपलिंग क्या है, क्लच क्या है, शाफ्ट क्या है, कोलर क्या है, क्रैंक क्या है, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। तो हम सिंपल से लिखते हैं ये आपका मशीन कंपोनेंट है। इसके अंदर आप गियर देखोगे, गियर और स्प्रिंग का भी पार्ट देखोगे, और बाकी बहुत सारे जो है आपके जॉइंट है और पिन है, कोटर है, ऐसे बहुत सारे हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे मैकेनिकल के जो
आपके मतलब क्या नाम है कि डिज़ाइन है, वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे, डिवाइस को सारी चीज़ों को हम देखेंगे। चलिए इसके बाद जो है स्टूडेंट्स हम देखते हैं, इसके बाद जो आपका तीसरा वाला यूनिट है उसमें हम देखेंगे लुब्रिकेंट। इसी वाले बीएमसी में हम देखेंगे लुब्रिकेंट। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। देखिए ये चीज़ें आप ओरली ना लिखा करिए, जो चीज़ें हम लिखा रहे हैं आप एक सीट लीजिए स्टूडेंट्स, उस सीट में जो है ये सारी चीज़ें नोट करके रखिए। अब हम देखते हैं कि लुब्रिकेंट आपका क्या होता है। तो पहले सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद जो आपका पहला टॉपिक हमने आपको बताया कि सर जो है फ्यूल क्या ना सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो उसमें सबसे पहले आपका एक थर्मोडायनेमिक्स का कुछ जो है पार्ट उसमें दिया है। तो ज़्यादा नहीं आपको पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स, जो जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स तक देखना है। मतलब एक बेसिक क्वेश्चन समझना है कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है सर, बाउंड्री क्या है, ये सारी चीज़ आपको देखना है और उसका डेफिनेशन देखना है। ज़्यादा इसमें थर्मोडायनेमिक्स नहीं है। आपको फिजिक्स जब बताने लगेंगे वहाँ पे थोड़ा सा है, मतलब अच्छी तरीके से है। इसमें क्या है, इसमें आपको केवल एप्लीकेशन, मैंने बोला कि सर आपको इस तरीके से बताया जाएगा कि आप उसके एप्लीकेशन को समझ लीजिए। चलिए यहाँ तीसरे में देखते हैं कि लुब्रिकेंट जो है आपका है, लुब्रिकेंट कहने का मतलब है मैकेनिकल पार्ट है, तो लुब्रिकेंट की काफ़ी आवश्यकता है, क्योंकि आप जानते हो कि ये प्रोवाइड करेगा आसानी से कोई भी मशीन को वर्क करने के लिए। देखिए अब जो चौथा हम देखेंगे, चौथा जो पार्ट है आपका वो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल का। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, अब सिविल पार्ट आपका स्टार्ट होता है। ये जो अभी तक जो था मैकेनिकल पार्ट था, अभी आपका सिविल पार्ट जो है स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे, क्या सिविल पार्ट। तो हम चौथा डाल के लिख रहे हैं, अब समझिएगा कि हम देखेंगे इसमें सिविल पार्ट नहीं है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन, अगर आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करें उसमें कौन कौन से मटेरियल लगने वाले हैं, मटेरियल चाहे कुछ भी सिविल के रिस्पेक्ट में। और देखिए पांचवा जो है स्टूडेंट्स, आप पांचवे में लिख सकते हो कि फाउंडेशन। फाउंडेशन आपका क्या है, फाउंडेशन कहने से आपके माइंड में क्या आता है, फाउंडेशन कोर्स नहीं है ये। फाउंडेशन का मतलब है जैसे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जब आप देते हो सबसे पहले मतलब नीचे का जो फाउंडेशन तैयार, मतलब किस हिसाब से हम देखेंगे फाउंडेशन आपका होने वाला क्या है। कंक्रीट है और आरसीसी है, कंक्रीट है और आरसीसी है। तो कंक्रीट के अंदर में क्या क्या बनते हैं, कौन से मटेरियल ज्वाइन होते हैं, तो कंक्रीट हम बोलते हैं, और साथ में आपका आरसीसी है। एक आरसीसी और पीसीसी होता है, आप समझ रहे हैं। आरसीसी मतलब जो छड़ चला जाता है उसमें आपके सीमेंट वाले, और इसमें मतलब ये जो ऊपर का आपका छत जो ढाला जाता है सर, ये आरसीसी का लेंटर होता है। और पीसीसी का मतलब है जिसमें छड़ ओड़ का कोई मतलब छड़ हो ना हो और कोई इंस्ट्रूमेंट हो किसी मैकेनिकल, मतलब मैकेनिकली इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करने के लिए, कहने मतलब सिंपल जो आपका नीचे होता है वो पीसीसी आपका। तो बताएंगे सारी चीज़ें, अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए सिंपल सी इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे मैकेनिकल बेसिक ऑफ द मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग में देखनी है। तो क्या है सर इसमें, आपको कुछ नया लग रहा है सर? बिल्कुल लग रहा है सर। देखिए आप धीरे धीरे देखोगे तो सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखिए क्या है, ये आपका सिलेबस है। तो सिलेबस सर आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद जो है हम एक एक करके मैक्सिमम आपके लगेंगे ये टॉपिक कंप्लीट करने में 5 डेज। 5 डेज में ज़्यादा लंबा नहीं है ना ये टॉपिक। आपको क्या करना है, आपको बस एक टच लेके चलना है, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल वाले हो। इलेक्ट्रिकल में क्या है कि ये चीज़ें जो है आपको एक टच पॉइंट लेके चलना है। अगर ये सिविल वाले भी देख रहे हैं या मैकेनिकल भी, तो उनके लिए आप ऐसी बात नहीं है कि समझ में नहीं आने वाला है। यहाँ पे आप जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं उनके लिए जो है उतना जो है क्या है कि एक बेसिक करके आपको देखना है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं, हम बात करेंगे अब जो है थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। चलिए इसको हटाते हैं और देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स ये क्या है सर, इसको देखते हैं। और आप लोग जो है अगर 12th करके आए होंगे तो आप लोग ये चीज़ें पढ़े होंगे थर्मोडायनेमिक्स, इसके नाम से लेकर थर्मोडायनेमिक्स। तो चलिए इसको हम आपको समझाते हैं कि किस हिसाब से ये जो हम शुरू करने वाले हैं आपका थर्मल एनर्जी का है, और जो अभी हमने लिखा था सोर्स ऑफ एनर्जी उसका टॉपिक है क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। तो पहले इसको समझने के लिए सर, इसको समझने के लिए इसको हम डिवाइड करते हैं। क्या इसमें आप डिवाइड करते हैं थर्मो और ओ को अलग करते हैं, डायनेमिक को अलग करते हैं। देखिए अगर हम बात करें कि इसका किसका, इस थर्मो का, किसका, थर्मो का, मतलब थर्मो का, और इस ओ को ले लेते हैं अलग, क्योंकि आपका कनेक्टिंग वर्ड है, कनेक्टिंग वर्ड है। और जो डायनेमिक्स है आपका सफिक्स, और ये क्या है, रूट वर्ड है। क्या है, रूट वर्ड। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ, तो आप बिल्कुल सारी चीज़ें ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप समझ सकते हो कि आप थर्म मतलब क्या, थर्म मतलब क्या, एक प्रकार से हीट सर। हीट से आप इंट्रोड्यूस हो सकते हो कि थर्म का एक आपके माइंड सेट में जाता है, थर्म मतलब क्या है, हीट है। आप क्या लिख सकते हो, इट्स मीन्स मतलब हीट। यहाँ लिख सकते हो कि इसका मीन्स जो है वो क्या है, मीन्स जो है क्या है, हीट है।
हीट है, और स्टूडेंट्स ये आपका कनेक्टिंग है वो आपका, देखिए ये जो सफिक्स है इसका मतलब क्या है कि डायनेमिक का मतलब क्या है कि ये कि कहीं ना कहीं मोशन को आपको दिखा रहा है, मतलब मीन्स टू प्रोड्यूस अ मोशन, मतलब कोई ऐसा सिस्टम जिसका मतलब क्या नाम है थर्मो के साथ मीन्स टू प्रोड्यूस अ मोशन आप लिख सकते हो। इसका मीनिंग जो है क्या है, मीन्स टू प्रोड्यूस का मतलब जो है टू प्रोड्यूस मीन्स टू प्रोड्यूस अ मोशन, मोशन। तो ये देखिए एक बेसिक अपने माइंड में ये चीज़ें आप रख के चलिए कि थर्मो का एक तोड़ मोड़ के हम किस तरीके से समझ सकते हैं। अब देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन के बारे में, मतलब जिस तरीके से हम इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, मतलब आप उस तरीके से समझिए। देखिए थर्मोडायनेमिक मीन्स होता है हीट टू मोशन, क्या होता है हीट टू मोशन, तो यहाँ आप लिख सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स मीन्स हीट टू मोशन, हीट टू मोशन। चलिए अभी तक आप इतना देखिए, इसके नाम से ही बार देखिए। देखिए क्या होता है कि हर चीज़ें जो है समय समय पे बदलती जाती है। अगर आप जो है कोई भी मतलब आप जानते हैं, जैसे सर आप केमिस्ट्री पढ़ते थे तो एक लॉ आने के बाद क्या होता था, मतलब एक थ्योरम आने के बाद क्या होता था, जैसे किसी प्रिंसिपल आया तो वो क्या होता था कि अगर उससे एडवांस या उससे आगे की चीज़ें खोजी जाती थी तो उनका कुछ ना कुछ ड्रॉबैक करके फ्लॉप किया जाता था उसको, और आगे की चीज़ें मतलब क्या की जाती एडवांस में लाई जाती। इसी तरीके से यहाँ पे हम लिख सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स में कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ द हीट एंड वर्क। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये क्या है, डील्स करता है म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ द हीट एंड वर्क में। तो इसको रेस्ट करके यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, क्या लिख सकते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ये थर्मोडायनेमिक्स स्टूडेंट्स आपका थर्मो। देखिए आप मैथ के लिए एकदम मतलब वो मत होइए, हम जब मैथ कराएंगे तो एक साथ ही सारी चीज़ें कराएंगे। थर्मोडायनेमिक्स के फार्मूले को अगर हम देखें तो आप लिख सकते हो कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस which it is the branch of science that deals with the mutual interaction of the heat and work, मतलब हीट और वर्क के बीच में क्या है कि आपका म्यूचुअल इंटरेक्शन आपका होने वाला है, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आपका हीट का है और वर्क का है। तो ये आप डिफिनेशन को इसमें मतलब क्या नाम है समझ के चल सकते हो। दूसरा लिख सकते हो कि एक क्या है, ये ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करता है आपका क्या आपका डील करता है एनर्जी इंटरेक्शन बिटवीन द टू सिस्टम या फिर सिस्टम टू सराउंडिंग, क्या करता है इससे लिख सकते हैं कि ये क्या है कि deals with the energy, क्या करता है डील्स विथ द, किसके साथ डील्स करता है, डील्स विथ द एनर्जी इंटरेक्शन, क्या करता है डील्स विथ द एनर्जी इंटरेक्शन बिटवीन द टू सिस्टम। अभी बताएंगे आपको सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, टू सिस्टम और सिस्टम टू सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो आप ये चीज़ें समझ सकते हो कि ये क्या करता है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स, ये चीज़ आप लिख लीजिएगा, विच डील्स विथ द एनर्जी इंटरेक्शन। एनर्जी का इंटरेक्शन होता है किनके बीच में, दो सिस्टम के बीच में या फिर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ये चीज़ें जो है आप अपने माइंड में रख के समझ सकते हो। तो सर ये क्या लिखवाए हो आप सर सिस्टम सराउंडिंग, ये नई चीज़ें जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो इसका क्या मतलब है, हम कैसे समझ के चले कि ये चीज़ें हमको समझ में आई हैं। देखिए इसके लिए यहाँ पे आपको जो समझना है वो क्या है सर, आप पहले समझिए सिस्टम क्या है सर, सराउंडिंग क्या है। इसको समझने के लिए बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल जो है हमारे इंजीनियरिंग में बताया जाता है। तो चलिए एक कुकर के एग्जाम्पल से सर हम आपको बताते हैं कि कुकर का उपयोग आप लोग जो है भोजन बनाने में बहुत अच्छी तरीके से करते हो। तो चलिए सर देखते हैं कुकर को हम किस तरीके से लेकर के इन सारे जो आपके टर्म हैं इंजीनियरिंग के उसको हम समझते हैं। तो मानिए सर कि एक आपने कुकर लिया है और एक बर्नर के नीचे उसे रखा है। तो ये मानिए सर आपका कुकर है, ये मानिए एक हमने यहाँ पे आपके कुकर को लिया है। तो आई होप आप लोग जो है थोड़ी सी अगर ड्राइंग गड़बड़ होती है
इसको निगलेक्ट करिएगा। ये सर आपके कुकर का सीटी है और यहाँ पे आपका जो है कुकर का हैंडल है। आप इसको मान लीजिए इसमें हाथ पे होल्ड किए, कुछ भी आप समझ सकते हो। देखिए क्या है, आपको क्या समझना है। ये आपका मान लीजिए बर्नर है सर, ये आपका हमने बर्नर लगाया है जो कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ से आपकी हीट जो है जाती है। तो स्टूडेंट्स आप समझने के लिए ये समझिए कि ये देखिए कि आपका हीट जा रहा है। आपको समझना यह है कि इसके अंदर का जो पार्ट है कुकर का, ये वाला पार्ट, इसके अंदर का पार्ट, इसको आप क्या सकते हो, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इसके अंदर के पार्ट को लिख सकते हो क्या, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जिसको हम TS से दिखा रहे हैं। मतलब सिस्टम आपका ये अंदर वाला पार्ट। सराउंडिंग का मतलब ये है कि ये जो लेयर दिखा आपको बाउंड्री का, इसको क्या बोलते हैं, इसको बाउंड्री बोलते हैं। क्या, बाउंड्री। तो ये जो कुकर का बाहर का जो सिस्टम, मतलब इसके बाहर का जो एरिया, मतलब यहाँ से लेकर के इसे सटा हुआ से लेकर के इसके बाहर का जो है वो क्या है, सराउंडिंग आपका है। आपको दिख रहा है ये जो हीट जो है सराउंडिंग से प्रोवाइड करके ये क्या कर रहा है, इसके बीच में, मतलब इस बाउंड्री को क्रॉस करके क्या सिस्टम के अंदर जो है जा रहा है। अब बाहर निकलने वाला है आपका स्टीम, जिसके अंदर क्या है, मास है, मास प्लस क्या, हीट आपका निकलेगा। क्या, मास प्लस हीट आपका निकलने वाला है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, जिस तरीके से हमने आपको बताया सर कि यहाँ पे आपका जो बाउंड्री जो सीमा दिख रही है, कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल सिंपल समझिए, ये आपका सिस्टम है, इसके अंदर का आप सिस्टम समझिए। कुकर के अंदर बाहर क्या है, सराउंडिंग है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। क्या है, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। इस कंडीशन में आपका क्या हो रहा है, हीट को यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो आई होप आप ये चीज़ें जो है समझ रहे हो, बहुत बेसिक है। जिस तरीके से थर्मोडायनेमिक्स इसलिए बोला, देखिए यहाँ पे मास और एनर्जी दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, थोड़ी सी भी समझने की, आपको केवल यहाँ पे ये समझाना था हमको सर कि आपका सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, ये चीज़ें आप समझ के चलिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो आपका सिस्टम एक ऐसा मतलब जो है स्पेसिफिक जगह है जहाँ पर गैस या फिर स्ट्रीम के जो है क्या एनर्जी के ट्रांसफ़र का स्टडी किया जाता है। तो आई होप ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे कि गैस या फिर स्ट्रीम के एनर्जी के ट्रांसफ़र का अध्ययन किया जाता है या स्टडी किया जाता है। अब बाउंड्री को क्या लिख सकते हैं, यह वह लेयर है जो कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करता है। तो देख रहे हैं ये वह लेयर है, बाउंड्री आपका यह है, तो ये क्या है, ये लेयर है एक, जो कि आपका क्या करता है कि सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग करता है। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे हो। सराउंडिंग क्या है, सराउंडिंग वह है, मतलब क्या है, सराउंडिंग एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बाहर की स्थिति या पदार्थ है या फिर स्थान है जो कि क्या करेगा, सिस्टम द्वारा प्रभावित होता है या फिर सिस्टम को प्रभावित करता है। मतलब ये सराउंडिंग है, ये क्या कर रहा है, इसके द्वारा प्रभावित होगा या फिर इसको ये प्रभावित करेगा। मतलब इसका हीट प्रभावित करने का मतलब ये है कि जैसे हीट दे रहा है, इसके अंदर क्या कर, इफेक्ट दे रहा है और इससे भी क्या कर रहा है, एक इफेक्ट इसको भी मिलता है सराउंडिंग को। कहने का मतलब यह है कि सराउंडिंग क्या है, या फिर इस सिस्टम को प्रभावित करेगा या फिर सिस्टम से ये खुद प्रभावित होगा। ये चीज़ें आप समझ सकते हो, ये आपका सराउंडिंग है। एक स्टूडेंट्स हम मतलब आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका जो है क्या है, ये जो दीवार है आपके घर के आगे पीछे जो आपकी क्या है कि समझिए ये आपका रूम है, ठीक। रूम का सर जो अंदर वाला पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट यहाँ, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है इधर से, और ये जो रूम का जो ईंट है इसको पास करके बाहर समझने की कोशिश करिएगा। मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये जो अंदर वाला है तो सिस्टम हो जाएगा आपका ना, थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो जाएगा। और देखिए ये जो बाहर है, मतलब इस वाले जो आपको दिख रहा है, इस वाले जो अंदर का जो लेयर है, बाउंड्री है, अंदर का जो लेयर है, इससे और इस ईंट को बाहर, ये पूरा आपका सराउंडिंग के अंडर में आ जाएगा, सराउंडिंग के अंडर में आएगा। तो बस यही आपको मैं समझाना चाहता था। तो अपने माइंड में ये चीज़ें रखिएगा कि यहाँ से के बाहर जो कंडीशन है सब सराउंडिंग में आपके होने वाले हैं। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग ये दोनों चीज़ें आपके क्या नाम है कि मतलब BTUP बोर्ड में आती हैं। तो आप क्या काम करिए, इस डायग्राम को बनाइएगा सर, इस डायग्राम को बनाइएगा और वहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखिएगा। तो हम लिख सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम हम क्या लिख सकते हैं, ये एक ऐसा स्पेसिफिक प्लेस है जहाँ पर गैस या फिर स्ट्रीम के एनर्जी के ट्रांसफ़र का स्टडी किया जाता है। आई होप आप ये चीज़ें जो है समझ रहे होंगे। तो इतनी चीज़ें स्टूडेंट जो है आप नोट कर लीजिए। आई होप ये क्लियरली आपको दिख रहा होगा
तो सर ये जो है आपको मतलब ठीक तरीके से दिख रहा है क्लियरली। तो देखिए इतनी चीज़ें आपको समझनी है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो ये मैं मानता हूँ कि सिस्टम, देखिए मैं इसलिए मतलब लैंग्वेज में नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं लिखवा दूंगा तो आप क्या करोगे, उसको लिख लोगे और लिख के क्या करोगे, उसको रट लोगे। इसको जिस तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अगर उस तरीके से देखोगे तो आपको हमेशा जो है याद रहने वाला है। कोई चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं है, बस सिवाय यह है कि आपका ध्यान सर यहाँ पे होना चाहिए। तो लिखने पे ना चाहिए, समझने पे जाइए। लिख के तो आप बहुत सारे जो है अपने इंटर तक की पढ़ाई बहुत सारी चीज़ें लिख के रखे हो, तो क्या आपको कहीं पे काम आई है वो चीज़ें? आपको क्या आई हैं? बहुत हुआ होगा सर, एक शॉर्ट टाइम पे आप रिवीजन कर ले रहे होगे। तो आप अगर जो चीज़ें लिखने की कोशिश करिए कि कम जो है लिखने की ज़रूरत पड़े। चलिए अब इसके आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो यहाँ पे आप कंपेयर मत करिएगा कि सर ये इंटर में बहुत सारी चीज़ें थी, सर आप यहाँ बहुत छोटी चीज़ें पढ़ाते। तो जितना आपकी बुक में रहेगा वही चीज़ें पढ़ाएंगे ना, उसके आगे जो है बता देंगे तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपका वो मुद्दा ही नहीं है, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक का मुद्दा नहीं है। यहाँ पे मुद्दा क्या है, आप एक बेसिक समझिए कि थर्मोडायनेमिक्स का अर्थ क्या है, बस केवल इतना है। यहाँ पे आपको बताया जाएगा मैकेनिकल एंड सिविल के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो है क्या हम देखने वाले थे, क्लासिफिकेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम देखने वाले। तो मास एंड एनर्जी ट्रांसफ़र के आधार पर जो है थर्मोडायनेमिक सिस्टम 3 प्रकार के हो जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, डायनेमिक सिस्टम। तो क्या है, मास एंड एनर्जी के आधार पे, एनर्जी के आधार पर मतलब बेस पे हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी के बेस पे हम क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब वो क्या क्या है, एक है सर आपका जो है ओपन सिस्टम, एक है क्लोज सिस्टम और एक क्या है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये क्या है सिस्टम आप बोल रहे हो सर ये क्या चीज़ें है, आप क्या बता रहे हो? देखिए जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम जो आपको फ्लो डायग्राम बना रहे हैं, अगर आप इसको याद रखोगे तो कभी आप भूलने वाले नहीं हो। देखिए आपका हम लिखे हैं टाइप ऑफ सिस्टम। ये आपका जो है हम लिखेंगे, इस तरफ क्या लिखेंगे हीट, उस तरफ क्या लिखेंगे एनर्जी, क्या लिखेंगे सॉरी यहाँ इस तरफ क्या लिखेंगे सॉरी मास, एंड उस तरफ क्या लिखेंगे एनर्जी, क्योंकि आप मास और एनर्जी के रूप में आप देख रहे हैं। एक हम ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो चलिए हम लिखते हैं मास ऑफ, टाइप ऑफ मास, टाइप ऑफ, इस तरफ मास लेते हैं, तरफ एनर्जी लेते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र, एनर्जी ट्रांसफ़र। तो चलिए इसको थोड़ा चेंज कर दे, ये जो हम जिससे अब लिख रहे हैं इसको सर चेंज करते हैं क्योंकि ये जो है ठीक से दब रहा है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं कि यहाँ पे हम देखने वाले यह है कि हमने बोला कि सर यहाँ पे हम ओपन सिस्टम लेंगे, क्लोज सिस्टम लेंगे। तो मैं थोड़ा देख लेता हूँ आपको क्लियरली दिख रहा है कि नहीं। सर बिल्कुल सही दिख रहा है। चलिए देखते हैं इसके आगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि सर इसको जो है हम कर सकते हैं कि आपने बोला कि यहाँ पे हम 2 पार्ट्स मतलब एक कर सकते हैं कि क्या आपका ओपन सिस्टम, क्या है ओपन सिस्टम। मैं लिखवाने को डायरेक्ट लिखवा सकता था, ओपन सिस्टम लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए, मगर मैं फ्लो चार्ट डायग्राम से इसलिए याद करा रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि ये चीज़ें अगर आप लास्ट तक पढ़ोगे, आरसीसी तक पढ़ोगे, तो क्या होता है आपको सर एक ऐसा कंडीशन आएगा कि थोड़ी सी चीज़ें भूलने के तरीके से आ जाते हैं। तो अब भूलिए ना अगर ये डायग्राम आपको याद रहेगा। तो चलिए क्लोज सिस्टम और एक है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये चीज़ें आपको देख रही होंगी। देखिए ओपन सिस्टम क्या है, इसमें आपका मास भी ट्रांसफ़र होता है और एनर्जी भी ट्रांसफ़र होती हैं। और सर एक चीज़ ध्यान दीजिए, ओपन सिस्टम में मास भी ट्रांसफ़र होगा, एनर्जी भी ट्रांसफ़र होगी। और जो आपका क्लोज सिस्टम है इसमें आपको मास ट्रांसफ़र नहीं होता है, ओनली फॉर एनर्जी ट्रांसफ़र होती हैं। क्या एनर्जी ट्रांसफ़र होती हैं। आइसोलेटेड सिस्टम में आपका दोनों ही
का कंडीशन नहीं है, दोनों का ही कंडीशन नहीं है, मतलब ना हीट ट्रांसफ़र होगा ना मास ट्रांसफ़र होगा। आई होप आप ये चीज़ें जो है समझ रहे होंगे। अब हम देखते हैं ओपन सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ इंजनों का एग्जांपल है, जैसे आपका आईसी इंजन है, ईसी इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो इन सभी के एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं। तो ये चीज़ें आई होप आप ये चीज़ें नोट कर लिए होंगे। तो इसको हम रेस्ट करते हैं। तो क्या कर रहे हैं, देखिए ये चीज़ें बहुत ही बेसिक है, आप बहुत ही आसान तरीके से सारी चीज़ें लिखिए और हम जिस तरीके से बता रहे हैं आपको उस तरीके से ध्यान दीजिए। ये आपका नया सीरीज़ है, इसको पढ़ाने में काफ़ी मेहनत लगता है स्टूडेंट्स, और आपको सब्सक्राइब करने में थोड़ा सा भी मेहनत नहीं लगेगा। तो आप अपनी फैमिली को ब्रॉड करिए और जो है इसको आगे ले जाइए। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि हम जिस तरीके से बताया आपको कि ओपन सिस्टम की अगर हम बात करें, किसकी, ओपन सिस्टम की, ओपन सिस्टम की मैं ये नहीं कर रहा हूँ। अगर आप ट्वेल्थ में हैं तो यही ट्वेल्थ से ही तो आपकी कहानी हो नहीं जाएगी। कहीं नौकरी लग गई तो अच्छी बात है ट्वेल्थ के बेस पे, नहीं तो क्या करोगे, कहीं न कहीं इंजीनियरिंग करने जाओगे या फिर डॉक्टरी करने जाओगे। देखिए इंजीनियरिंग करने जाओगे तो आपको फिर यही कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं, डॉक्टरी करने जाओगे तो उसका भाई देखिए तो तैयारी करने जाओगे तो थोड़ा सा तो मिलेगा ही। अगर इंजीनियरिंग में आओगे तो बिना हमसे पार हुए कहाँ जाओगे, कभी न कहीं कोई न कोई ब्रांच लोगे। तो ये जो सब्जेक्ट है ये कॉमन होता है, तो आपको ये चीज़ें पता रहनी चाहिए। देखिए ओपन सिस्टम क्या है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंस है। ओपन सिस्टम में आप समझ सकते हो, अगर हम अपने बोला कि यहाँ पे क्या होता है, मास एंड एनर्जी क्या होता है, दोनों ही ट्रांसफ़र होती हैं, दोनों ही ट्रांसफ़र होती हैं। ट्रांसफ़र तो एग्जाम्पल से समझाइए सर, ऐसे तो आप बोल दे रहे हो मास ट्रांसफ़र, एनर्जी ट्रांसफ़र, हम समझ नहीं पा रहे हैं सर, हमको बताइए सर, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए कुछ दिक्कत नहीं होगा, जिस तरीके से हम बता रहे हैं आप ध्यान दीजिए। मास एंड एनर्जी ट्रांसफ़र को अगर आप समझें तो एग्जाम्पल लीजिए सर आईसी इंजन का और ईसी इंजन का। आईसी इंजन क्या है, इंटरनल कंबशन इंजन। तो इसका डिफिनेशन को लिख दे रहे हैं आपको। आईसी का क्या है, इंटरनल कंबशन इंजन लिख लीजिएगा। ईसी को देख रहे हैं क्या है, एक्सटर्नल कंबशन तो देखिए जो आपका इंजन लिख लीजिएगा। देखिए जो आपका आईसी है, आप इंटरनल कंबशन कहने का मतलब क्या है कि इसका जो कंबक्शन होगा वो क्या है, अंदर होगा। अंदर कहने का मतलब यह है कि ये जो फ्यूल का कंबक्शन है वो इसके क्या है कि इसका जो है बताएंगे अभी किस तरीके से अंदर हम बोल रहे हैं। और जो आपका एक्सटर्नल कंबशन इंजन है ये फ्यूल का कंबक्शन बाहर होगा। तो इसको समझने के लिए हम आपके जो है एग्जाम्पल लेते हैं। आपके जो है मान लीजिए मोटरसाइकिल ही आपका, तो उसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए देखते हैं, हम एक पिस्टन बनाते हैं और आपको थोड़ा सा बताएंगे। देखिए ये आप समझिए कि हम आईसी इंजन की बात करें। देखिए यहाँ पे आप समझने के लिए समझिए स्टूडेंट्स कि मानिए ये आपका जो है पिस्टन लगा रहता है आपके उसमें बाइक में, कि क्या होता है यहाँ पे, ये मान लीजिए पिस्टन है आपका। यहाँ पिस्टन जो है तीन आपको नली में लेते हैं। एक है आपका जो है क्या, इनलेट वाल्व, आईवी इनलेट वाल्व है। एक है आपका क्या, एक्सटर्नल वाल्व, जिससे आप क्या है इस फ्यूल अंदर जाएगा, ये क्या है इधर बाहर जाने वाला है। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। और जो बीच का आपको दिख रहा है ये क्या है आपका, ये आपका बाइक में जो आपको मिलता है, क्या मिलता है, स्पार्क प्लग आपको बाइक में मिलता है। कि आपका मान लीजिए स्पार्क प्लग है, इसकी मदद से हम चिंगारी थोड़ा देते हैं तो ये आपको फायर होता है। स्पार्क प्लग है। यहाँ से जब आपका फ्यूल जाएगा अंदर, फ्यूल कहने का मतलब क्या है, फ्यूल कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे क्या है, फ्यूल प्लस एयर जो है आपका जाता है, जिसको हम चार्ज भी कहते हैं। फ्यूल प्लस एयर, एक टेक्निकल वर्ड में इसको हम चार्ज जो है कहते हैं, चार्ज। तो ये जब अंदर जाता है, देखिए फ्यूल और एयर दोनों गया, और यहाँ पे स्पार्क का जो प्लग लगा है, यहाँ से एक चिंगारी के रूप में आपको दिखा हाईली प्रेशर, यहाँ पे पिस्टन है आपका। तो ये क्या करता है, पिस्टन जब ये अंदर जाएगा तो हाईली प्रेस करेगा तो क्या करेगा, ये आपका जो प्लग है स्पार्क प्लग, थोड़ा चिंगारी जब कंबशन होगा सर, मतलब फायर अप आ गया है, आप जानते हो फ्यूल और एयर गया है, कंबशन होगा तो ये चीज़ें आपको पीछे जाते हुए दिखेंगी। तो इसलिए इस कंडीशन में आपको एक यहाँ से ले जा करके आपके शाफ्ट पे दिया रहता है। कहाँ पे, आपके शाफ्ट पे, जो कि एनर्जी का क्या करता है, यूज करते हैं। यहाँ पे आपका शाफ्ट है, जो कि मोटरसाइकिल आपको दिखे, यहाँ पे आपका शाफ्ट है।
आई होप आप ये चीज़ें रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये हम कहाँ आपको बता रहे हैं, किस चीज़ का एग्जाम्पल लेके हम आपको ये चीज़ें बता रहे हैं। और यहाँ से जो इनलेट वाल्व पे जो आपका धुआं निकलेगा किसके, साइलेंसर में आपका निकलता है। ये आपका क्या करेगा बाहर, और जो बाहर निकलेगा सर, बाहर निकलेगा तो किसके रूप में निकलेगा, मास प्लस एनर्जी। क्योंकि आप जानते हो जो धुआं निकलता है उसमें थोड़े से मास भी होते हैं और एनर्जी भी आपकी होती है। तो ये थोड़ा एग्जांपल था हमारा आईसी का हमें समझाने के लिए। तो आई होप आपको थोड़ा सा भी अगर समझ में आया होगा तो आप जो है सब्सक्राइब करिएगा। देखिए ये क्या है, क्लोज सिस्टम। अब चलिए हम देखते हैं और एग्जाम्पल लेंगे कि आपका शॉकर का, जो आपके मतलब बाइक में भी शॉकर आपकी लगी रहती है, जो आप जानते हैं। तो क्या जानते हैं, चलिए देखते हैं शॉकर का आपका क्या लगने वाला है। चलिए देखते हैं क्लोज सिस्टम अगर हम बात करें तो ये स्टूडेंट जो है आप सिंपल ये एकदम थोड़ा सा समझ चलिए कि ओपन सिस्टम में सर कुछ हम समझ सकते हैं कि मास एंड एनर्जी का दोनों का ही ट्रांसफ़र आपको दिख रहा है, मास एंड एनर्जी का। तो चलिए इसको रेस्ट करते हैं और इसके आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि क्या नाम है, क्लोज सिस्टम का। क्लोज सिस्टम का अगर हम बात करें, क्या क्लोज सिस्टम, तो आई होप आप लोग थोड़ा सा बोर तो हो रहे होंगे, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि आप लोग इलेक्ट्रिकल वाले हो और ये सर मैकेनिकल पार्ट है। मगर क्या करोगे सर, पढ़ना पड़ेगा। जब सिलेबस में है तो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। उसमें बोरिंग की कोई बात ही नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप पीछे पढ़ के आए हो और बस केवल यह है कि आपको थोड़ा सा टच करके चलना है। क्लोज सिस्टम अगर मैं समझाना चाहूँ तो यहाँ पे आप जो है एग्जाम्पल हमने बोला किसका लीजिए, आप एग्जाम्पल लीजिए सर किसका, शॉक एब्जॉर्बर का या फिर शॉकर का। शॉक एब्जॉर्बर या फिर शॉकर जो आपका लगा रहता है आपके बाइक में। तो मानिए सर ये आपका जो है एक शॉकर है और आप जानते हो सर ये पिस्टन है जिसके इसके अंदर का गैप जो है ये बहुत ही मिनिमम होता है और यहाँ पे ऑयल भरा जाता है। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। ऑयल आपका फिल किया जाता है, कहाँ पे, ऑयल आपका यहाँ पे ऑयल होता है। आप ये चीज़ समझिए कि जब कभी भी आप बाइक को थोड़ा ऊबड़ खाबड़ जगह से लेके जाते हो, उस शॉकर क्या करता है, प्रेस करता है तो पिस्टन आपका नीचे आता। ये जब आएगा नीचे सर तो ये क्या होगा, ऑयल दबेगा। ऑयल क्या करेगा, इस प्रेशर को ऑब्जर्व कर लेगा, बाद में क्या करेगा, ये फिर रिटर्न करेगा। तो ये क्या कर रहे हो आप, एनर्जी ले रहे हो, एनर्जी दे रहे हो। कि ओनली फॉर एनर्जी का ट्रांसफ़र हमने यहाँ पे बोला था, नो मास का ट्रांसफ़र, नो मास, ओनली फॉर एनर्जी का ट्रांसफ़र। यही तो आपको मिल रहा है, एनर्जी का ट्रांसफ़र ही तो मिल रहा है। अगर एग्जाम्पल में आप बैटरी भी लोगे, घर में जो बैटरी लगाते हो, तो आपको 2 टर्मिनल सर देखने को मिलते हैं, 2 टर्मिनल। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये मान लीजिए प्लस, ये मान लीजिए माइनस। तो क्या कर रहे हो आप, 2 टर्मिनल मिल रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप इनपुट ले जाते हो तो क्या होगा, वहाँ पर भी क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफ़र ही तो होने वाला है। तो आई होप आप ये चीज़ें जो है समझ रहे होंगे किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे केवल ओनली फॉर द एनर्जी ट्रांसफ़र के हेल्प में आता है। मोटर कार के बैटरी का भी एग्जाम्पल इसी में आ जाएगा। तो क्या हुआ, आई होप आप लोग जो है कंफ्यूज नहीं हो होंगे। तो बहुत ही बेसिक है कि नहीं है, क्या है इसमें, कुछ नहीं है। आप केवल इतना ध्यान देना है कि जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं बस उतना ही आपको समझ करके चलना है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा। अब हम चलते हैं, इसको रीच करते हैं। अब बात करेंगे हम जो है आइसोलेटेड सिस्टम में, ना कि जहाँ पे क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब यह है, इसके एग्जांपल में थर्मल फ्लैक्स आ जाएगा, कैसरोल आ जाएगा और क्या है कि इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आपकी आ जाएंगी आइसोलेटेड सिस्टम में। आप कभी देखे होंगे अपने घर में जब कभी रोटी बनता होगा तो एक जो है बॉक्स मिलता है सर, उसमें आप क्या करते हो, अपनी रोटी को रखते हो। तो क्या होता है, थोड़ा सा आइसोलेटेड मतलब सिस्टम आपको थोड़ा देखने को मिलता है, मतलब नो मास ट्रांसफ़र एंड एनर्जी, आइसोलेटेड सिस्टम। चलिए यहाँ पे लिखते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, जो कि आप लिख सकते हो कि नो मास का ट्रांसफ़र, नो मास एंड नो एनर्जी दोनों का ट्रांसफ़र नहीं होता है, नहीं होता है। आई होप आप ये चीज़ें जो है समझ रहे होंगे। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम कैसरोल लिख सकते हैं, कैसरोल। चलिए इसमें हम क्या लिख सकते हैं,
कैसरोल, एक ये पहला एग्जाम्पल मेरे माइंड में आ रहा है। और कोई एग्जाम्पल आपके माइंड में है तो आप बिल्कुल लिख सकते हो, जैसे कि थर्मल फ्लैक्स लिख सकते हो। मेरे ख्याल से आप क्या लिख सकते हो, थर्मल फ्लैक्स एस है, समझ लीजिएगा। चलिए ये जो है दो एग्जाम्पल, आप अपने हिसाब से जो एग्जाम्पल आपको देखने को मिले, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है कि ये जो आप नो मास का ट्रांसफ़र, नो एनर्जी का ट्रांसफ़र, जैसे कि मैंने आपको ग्राफ में इससे पहले जो है बताया था, अगर आपको ध्यान दिए होंगे तो सारी चीज़ें मिली होंगी। तो स्टूडेंट्स ये था आपका BMCE का थोड़ा सा कुछ ना कुछ टॉपिक। यहाँ पे एक यूनिट हम आपको आज ख़त्म ही करेंगे, उसके बाद जो है हम बताएंगे। अब जो है एक हमको डेरिवेशन कराना है सर, चलिए उसको हम कराते हैं। देखिए यहाँ आप समझिए कि थर्मोडायनेमिक वर्क के बारे में अगर हम आपको समझाएं तो किस तरीके से आप समझ सकते हो। तो एक पिस्टन का मतलब, एक जो है थर्मोडायनेमिक, जैसे पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट में सिलेंडर के अंदर जो है गर्म गैस की दाब, प्रेशर को हम एज्यूम करते हैं, तो इसको रेस करते हैं और बताते हैं थर्मोडायनेमिक वर्क को हम किस तरीके से इन द फार्मूले के फॉर्म में लिख सकते हैं। थर्मोडायनेमिक वर्क, थर्मोडायनेमिक वर्क, तो इसको अगर हम समझाएं तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एग्जांपल, क्या लिख सकते हो कि सर मान लीजिए एक प्रेशर मतलब एक पिस्टन है, और मानिए इसके अंदर जो है ये आपका मतलब सिलेंडर है, और एक इसके अंदर जो है पिस्टन हमने लगाया है, इसके अंदर जो है पिस्टन हमने लगाया है। तो यहाँ पे आप जो है दो कंडीशन लेने वाले हो, एक जो है OCC का है, क्या नाम है, एक जो है आप क्या लिख सकते हो एक जो है क्या लिख सकते हो कि IDC, एक है ODC, एक है IDC, एक है ODC। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होगे। एक है IDC, एक है ODC। ये है आपका IDC का ODC। ये जो आपको दिख रहा है सर, ये क्या है आपका L है, मतलब लंबाई आपको दिख रही है। यहाँ पे जो प्रेशर होने वाला है, मान लीजिए कुछ ऑयल है भर, यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर जो होने वाला वो P है, और एरिया सर A है, क्रॉस सेक्शन एरिया इस पिस्टन का। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे किस तरीके से हमने यहाँ पे एज्यूम किया है। तो यहाँ पे L एज्यूम करिए, चाहे ये आपका कनेक्टिंग रॉड जो है इस तरह लगा है, और जो है सिलेंडर आपको दिख रहा है। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। ये आपका पिस्टन है, ये आपका कनेक्टिंग रॉड है, और ये स्टूडेंट्स आप इसको D ले लीजिए, L ना लीजिए। तो इतनी चीज़ें जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। अब अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं सर, आप जानते हो क्या कि पिस्टन पर लगने वाला बल अगर हम देखें तो आप समझ रहे हो कि आप जानते हो कि सर प्रेशर का फार्मूला हम आपने बताया था कि देखिए ये क्या है, अगर मैं इस पर फोर्स कर रहा हूँ इस चौक को, इस बोर्ड पे, तो मैंने क्या किया कि प्रेशर इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये मैं क्या कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा हूँ कुछ इतने से एरिया पे, मान लो मैं लगा रहा हूँ चौक का जो एरिया है इतना सा, इस पर लगा रहा हूँ, तो दैट इज द प्रेशर। तो आप लिख सकते हो सर F/A, मतलब परपेंडिकुलर फोर्स है, समझ के चलिएगा। इसके अगर इस बेस पे अगर हम लिखना चाहें तो इस फोर्स को तो हम क्या लिख सकते हैं, इस फोर्स को अगर हम देखें तो ये गुणा हो जाएगा, मतलब इसके अंडर में नीचे चला जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो कि F इक्वल टू P.A। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होगे। अब देखिए यहाँ पे जो आपका A दिख रहा है और P दिख रहा है, इसमें आप P को क्या लिख सकते हो, प्रेशर को। आई होप आप इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स समझ रहे होंगे। तो ये आपका क्या है, इतनी आपको समझ के चलना है, मतलब इसमें अभी आप प्रेशर नहीं लिख सकते, इतनी चीज़ें आप समझ लीजिए। फोर्स का हम इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। आप जानते हो कि वर्क अगर हम निकालें, वर्क क्या होगा, F.S आपका वर्क होने वाला है। तो ये जो फोर्स दिख रहा है, इस फोर्स के मतलब इसको हम लिख सकते हैं, आप F.S लिखिए चाहे D लिखिए, मतलब डिस्प्लेसमेंट आप लिख सकते हो उसको। तो क्या लिख सकते हो, W इक्वल टू F की जगह क्या लिख सकते हो, P.A.D। अब जो आपको दिख रहा है सर, देखिए एरिया है और ये D है, मिलेगा तो आपका वॉल्यूम हो जाने वाला है, क्या हो जाएगा, P.V। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। तो वर्क क्या लिख रहे हैं आप, P.V। तो सर P डॉट लिखा, P इंटू V लिखिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। अब हम क्रॉस सेक्शन और जो है डॉट प्रोडक्ट को हमने यहाँ पे नहीं मतलब कर रहे हैं, आप समझ के चलिए। यहाँ पे यूनिट जो है वर्क का जूल होता है, ऐसा यूनिट इसका जो है वर्क का जूल। तो फार्मूला आपका क्या निकल के आया कि W इक्वल टू PV आपका निकल के यहाँ पे आने वाला है।
तो आई होप आप ये चीज़ें जो है समझ रहे होंगे। इंटू लगा लीजिए। तो ये चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे किस तरीके से हमने बताया। तो यहाँ पे इसका जो SI यूनिट है, SI यूनिट है वो क्या निकल के आएगा, जूल। जूल जो है इसका SI यूनिट निकल के आने वाला है। आई होप आपको ये क्लियरली जो है दिख रहा होगा किस तरीके से हमने ये डेरिवेशन थोड़ा सा कराने की कोशिश किया है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं एक हमारा बहुत ही अब सिंपल सा रह गया है, क्या, जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ कुछ नहीं बोलता है, बहुत ही सिंपल है सर। इतना सिंपल है कि क्या बताएं। देखिए बस यही है कि थोड़ा लैंग्वेज में आपको हम यहाँ पे बताएंगे। देखिए जीरोथ लॉ ये बोलता है कि सर मानिए कि एक जो है सिस्टम है A एंड B, मतलब एक दो सिस्टम है। मान लीजिए ये क्या है, सिस्टम A है और ये क्या है, सिस्टम B है। अगर ये दोनों सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब एक C के साथ। आप अगर इक्विलिब्रियम शब्द का यूज नहीं समझते तो क्या इक्विलिब्रियम क्या पढ़े थे, नेट फोर्स क्या होता है उसमें, जीरो होता है। तो ये आपने उसमें पढ़े थे, क्या नाम, फिजिक्स में। तो देखिए क्या होता है, जो A है, A क्या है, इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। और जो B है, B जो है इस तीसरे वाले के साथ ये भी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, क्या है, इक्विलिब्रियम। और जो आपका तब जब ये दोनों जो है किसी तीसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा कि ये जो आपका पहला A और B है ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ये आपका जो है सर बोलता है जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। तो आप इसको लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में बना करके। तो आप लिखिएगा, आप छोटे बच्चे तो नहीं कि इसको लिखवाना पड़ेगा, आप बुक खोलोगे वहाँ पर भी इसके मतलब क्या नाम है कि इसके डिफिनेशन को लिखा गया है। तो यहाँ आप समझने के लिए मैं इसको बताया हूँ। तो स्टूडेंट्स ये था आपका जो है आज का टॉपिक। तो जहाँ जो चीज़ें हमने बताई, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में हमने ये सारी चीज़ें बताई। और जो हमने बताया कि W=F/V, वो भी सर आप ध्यान दीजिए, उस मतलब P/V, वो भी उस फार्मूले को भी ध्यान दिए। जो चीज़ें हमने बताई वो सारी चीज़ें आप बेसिक, बिल्कुल आज का लेक्चर जो है बेसिक था, कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी। आप सर सेकेंड सेमेस्टर में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस एक इन्फॉर्मेशन है कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज हमने तैयार किया है जो कि AC फंडामेंटल है। AC फंडामेंटल आप समझिए सर कि आप अगर इलेक्ट्रिकल से हो और सिंगल फेज AC जनरेट करना नहीं समझ रहे हो और 3 फेज AC जनरेट करना नहीं समझ रहे हो, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें आप स्किप कर रहे हो। कहीं बीटेक भी करने जाओगे इसके अपर लेवल पे तो क्या होगा कि वहाँ पे आपको नहीं कोई चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है। कभी कभी सर पढ़ाया भी जाता है इस तरीके से कि आपको जनरेशन के बारे में बताया नहीं जाता है, डायरेक्ट उसके जो है मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन सारी चीज़ें वहाँ पे बता दी जाती हैं। बट जनरेशन के बारे में ऐसे बताया जाता है जैसे कि बस ये आपका बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और उसको इम्पोर्टेंस बहुत ही कम दिया जाता है। जहाँ तक मैं देखा हूँ, मैं भी पढ़ा हूँ कहीं ना कहीं, तो मैं जानता हूँ ये सारी चीज़ें। तो मैं बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस है, क्योंकि बेस जो है वो बेस है, विदाउट बेस के फाउंडेशन होने वाला नहीं है। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप जो है AC फंडामेंटल जो कि केवल आप ही के लिए तैयार किया गया है, तो आप उसको देखिए और अपने दोस्तों को जो है सेंड करिए और बेहतरीन तरीके से देखिए। वहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट क्या है, लोड क्या है, प्योरली कैपेसिटिव लोड क्या है, प्योरली और क्या है रेजिस्टिव लोड क्या है। तो उनके बीच में VI जो आपका मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन क्या है, और पावर डिसिपेशन, ये दोनों चीज़ें हमने वहाँ पे बताई हैं। इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या है जो कि क्लास 12th में भी है, और पावर ट्रायंगल क्या है, पावर फैक्टर क्या है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। तो आप अगर उनको नहीं देखे हो सर आप क्या कर रहे हो, आप जाइए उनको देखिए, उसके बाद जो है इस पर आइए। तो आज के लिए इतना ही, आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अपना ख्याल रखिए, आज के लिए नहीं, चलिए थैंक यू, लगा पढ़ाई करिए।